For better video experience, kindly rotate the video. Hello, welcome listeners. I am Mehwish Altaf from Government Girls Degree College Sangar, lecturer in physics. Thanks for listening to me. Today I will discuss about friction, which is taken from chapter number 3, class FSC 1. आज हम जो है फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. द वर्ड फ्रैक्शन मे यू लिसन फ्रॉम योर चाइल्डहुड. तो आज हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे. फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज द फोर्स दैट ऑपोजिट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन एक ऐसी काइंड ऑफ फोर्स है जो कि किसी भी मोशन वाली बॉडी में उसमें रेजिस्ट पैदा करे, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन. अब सपोज करें कि कोई हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है. आप उसे बहुत ही मुश्किल होगा एक हैवी बॉक्स को पुश करना किसी भी जो है सीमेंट सरफेस पे, जो कि मतलब एक सख्त सरफेस होगा, उस पर आप जब उसको बॉक्स को पुश करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको बहुत सी फोर्स की नीड पड़ती है. उसी बॉक्स को अगर आप स्मूथ सरफेस पे जब आप पुश करते हैं तो आपको इतनी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये किसकी वजह से होता है? फ्रैक्शन की वजह से. अब सपोज करें आपने एक बॉक्स को पुश किया तो उसमें क्या होगा, उस एक सरफेस पे जो कि एक सख्त सरफेस होगा. आप यहाँ फर्श ले लें, ठीक है. फर्श पे एक ब्लॉक पड़ा है, एक ब्लॉक को आपने पुश किया, उसमें जो है इसमें फ्रैक्शन ज़्यादा होगी. फ्रैक्शन ज़्यादा इस वजह से होगी क्योंकि जो सरफेस है वो किस फॉर्म में है? वो इर्रेगुलर फॉर्म में है. इर्रेगुलर फॉर्म में सरफेस होने की वजह से जो है यहाँ पे फ्रैक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी. मतलब जितना इरेगुलर सरफेस होगा उतनी फ्रैक्शन ज़्यादा होगी. अगर उसी ब्लॉक को अनदर हैंड उसी ब्लॉक को हम क्या करेंगे, एक स्मूथ आइस ले लें, आप आइस ग्लास ले लें, आप स्मूथ आइस ग्लास पे आप उसको रखें और उसे पुश करें तो क्या होगा, वो बहुत इजीली से स्लाइड हो जाएगा. क्योंकि क्या होगा, क्योंकि वो वहाँ पे जो सरफेस है वो बहुत ही सरफेस जो है वो बहुत ही वहाँ पे स्मूथ है, इस वजह से. और फ्रैक्शन जो है वो कम है, मतलब फ्रैक्शन कम होगी तो सरफेस स्मूथ सरफेस होगा तो इस वजह से फ्रैक्शन कम होगी. अगर सरफेस हमारा जो है स्मूथ नहीं होगा, हार्ड होगा, सख्त होगा, स्मूथ लेस होगा तो उसमें फ्रैक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी. इससे तो ये तय हो गया है कि फ्रैक्शन जो है वो क्या है, मटेरियल डिपेंडेंट है. और दूसरा यहाँ पे प्रेसिंग फोर्स पे भी डिपेंड करती है. कितना हम फोर्स लगाएंगे, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी फ्रैक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी. फ्रिक्शन फोर्स है, इस वजह से इसका यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा. इसकी डायमेंशन भी वही होगी जो न्यूटन की डायमेंशन है. फ्रिक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फ्रिक्शन की दो एग्जांपल्स है रबिंग हैंड्स की. आप अपने हाथों की हथेलियों का जब आप रब करते हैं तो आप फील करते होंगे कि एक हाथ दूसरे हाथ की जब आप हथेली दोनों जब आप आपस में कांटेक्ट में हों, तो जब जो कांटेक्ट में होती हैं इन दोनों के सरफेस जब कांटेक्ट में हों तो आप एक कांटेक्ट फोर्स मतलब कि एक रेजिस्ट, दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्ट यहाँ पे आपको फील होगी. तो ये जो रेजिस्ट आपको फील होगी ये फ्रिक्शन कहलाती है. दूसरी एग्जांपल है वॉकिंग की. जब आप ज़मीन पे चल रहे होते हैं, किसी भी सरफेस पर जब आप चल रहे होते हैं तो आपके पाँव का सरफेस और दूसरे ज़मीन का सरफेस जब दोनों आपस में कांटेक्ट में हों, आप क्या करते हैं, आप पीछे की तरफ आप अपनी फोर्स जो है पीछे की तरफ लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसके नतीजे में आपको एक रिएक्शन फोर्स जो कि फ्रिक्शन फोर्स की सूरत में आपको मिलती है, जिसकी मदद से हम इजीली सरफेस पे वॉक कर सकते हैं. तो अगर इससे ये साबित हो कि फ्रिक्शन जो है हमें वॉकिंग में भी हेल्प करती है. अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम इजीली सरफेस पे मूव नहीं कर सकते, मतलब कि हम स्लिप हो सकते हैं, हम स्किड हो सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. देयर फ्रिक्शन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन. सबसे पहले जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन दैट ऑकर्स व्हेन द सरफेसेस इन कांटेक्ट आर एट रेस्ट. मतलब कि कोई भी जैसे ही सरफेसेस है, जैसे कि हम ब्लॉक पड़ा हुआ है और दूसरा हमारा यह सरफेस है ज़मीन का, दोनों के सरफेसेस आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, बट इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट. बट वो किस फॉर्म में है? वो रेस्ट फॉर्म में है, नॉट इन मोशन में नहीं है. जैसे कि यहाँ पे एक बेबी है, वो किसी हैवी बॉक्स को यहाँ पे पुश कर रहा है, तो जब उसको पुश करने के लिए एक फोर्स की नीड पड़ेगी, वो जैसे इसको पुश करेगा, वो ब्लॉक मूव होने से पहले ही जब तक वो फोर्स लगाता रहेगा उसकी फोर्स जो है वो
एक्सटर्नल फोर्स जब तक वो लगाएंगे इनके कॉन्टैक्ट की ब्लॉक के और सरफेस की, इन दोनों की कॉन्टैक्ट दरमियान में जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, मतलब ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा जब तक ये मोशन में नहीं आ जाता। जैसे ही मोशन में आएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन में। इसकी एग्जांपल है बॉक्स ऑन फ्लोर, अभी मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताई है। दूसरी एग्जांपल है यहाँ पे बुक रेस्टिंग ऑन डेस्क। बुक भी आप जब उसको उठाते हैं तो बुक की भी एग्जांपल है इसकी। इसको एक और तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ। अगर सपोज करें कि आप किसी भी हैवी बॉक्स को उठा के आप किसी टेबल के ऊपर रखते हैं तो क्या इसमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगी? द आंसर इज नो, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगी। क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन तब होती है जब कोई भी दो बॉडीज़ के जो कोई भी दो बॉडीज़ हैं वो आपस में कांटेक्ट में हो, मूविंग में ना हो, दोनों आपस में कांटेक्ट में हो, मूविंग में ना हो, जब उस पर आप फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दोनों जो हैं बॉक्स और सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं बट इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, तो ये क्या कहलाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद हम इसकी सेकंड एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन experienced by a body when it is in motion is called kinetic or dynamic friction. Kinetic friction is also known as dynamic friction. Static means rest, kinetic means motion. यही बात हम करें, वही डेफिनेशन को अगर आप समझ गए तो आपको बहुत आसान होगा ये समझना। यहाँ पे देखें फर्स्ट एग्जांपल में जैसे कि व्हील ऑफ टायर है, ये आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आपका व्हील और जो सरफेस का जो ज़मीन का सरफेस है ये दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं और वो कंटिन्यू एक मोशन में हैं, तो वो ये कौन सी फ्रिक्शन कहलाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी तरह ही कार भी मूविंग में है, कार जो है वो कंटिन्यू मोशन में है और व्हीलिंग जो है वो कार के जो व्हील्स हैं वो कांटेक्ट में है किससे? ज़मीन के सरफेस से। अच्छा, ये कांटेक्ट जो होते हैं किसकी वजह से होते हैं? यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊं, सपोज करेंगे जैसे कांटेक्ट में कैसे हैं, एक ब्लॉक है और ये इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक। आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको एक इस फॉर्म में, आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको एक दूसरे के ऊपर ये नज़र आएंगे बम्प्स के फॉर्म में। ये बम्प्स जो हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस को जकड़े हुए होते हैं जिसे हम कोल्ड वेल्ड कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेल्ड मतलब ये जैसे कि वर्ल्ड के होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे ही है, वो वेल्ड फॉर्म में होते हैं, आप उसको फोर्स लगाते हैं तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? काइनेटिक फ्रिक्शन में। काइनेटिक फ्रिक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन friction experienced by a body when it slides over another body is called sliding friction. Like pushing a box, like writing. जैसे कि आप बॉक्स ही है, आप इसको पुश करेंगे तो क्या होगा? बॉक्स का सरफेस और ज़मीन का सरफेस आपस में कांटेक्ट, ये एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे और ये आगे मूव होगा। जैसे ही आगे मूव होगा तो इस दौरान इसकी जो फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स, कौन सी कहलाएगी? ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पेन का भी लिखना, पेन की जो निब है ये आप इस जो पेज पे लिखते हैं तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में होते हैं। इसकी एग्जांपल एक दूसरी भी ले रहे हैं। आप पेन को जब पकड़ते हैं आप फिंगर के साथ तो एक ये फ्रिक्शन की मदद से आप इसको पकड़ सकते हैं क्योंकि फिंगर का जो सरफेस है और पेन का सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में होंगे। तो ये भी एग्जांपल है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। उसके बाद सेकंड जो है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन होती है? रोलिंग फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट रोल्स अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपली एग्जांपल ले लें आप इसकी बॉल एंड लैंड की। आप जब बॉल को उठाते हैं और इसको फेंकते हैं तो बॉल क्या है? बॉल रोल हो रही है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो व्हील फॉर्म में है, गोल फॉर्म में है, रोल फॉर्म में है, तो उसके दौरान जब भी किसी भी सरफेस के साथ जब आप कॉन्टैक्ट में होगा तो उस दौरान जो फ्रिक्शन क्रिएट होगी वो कौन सी फ्रिक्शन होगी? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस देन होती है किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। लास्ट वन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन experienced by a body moving in a fluid like liquid, gas or powder is called fluid friction. For example, coin dropping, swimmer
अब कॉइन ड्रॉपिंग की एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की हुई है डायग्राम में। आप क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड के अंदर लाइक ऑयल वगैरह, आप एक ऑयल लें, उसमें आप कॉइन को ड्रॉप करें तो क्या होगा, ये बहुत ही स्लोली सिंक होगा इसमें, और इसको बॉटम तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत स्लो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है उस कॉइन के मोशन को रेजिस्ट करती है, इस वजह से कॉइन जो है बहुत स्लोली सिंक होता है टू द बॉटम। दूसरी एग्जांपल है स्विमर की। स्विमर जब स्विमिंग करते हैं तो स्विमर की जो बॉडी कांटेक्ट है वाटर के सरफेस के साथ आपस में दोनों कांटेक्ट में होते हैं, उस दौरान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ड्रैग ऑन अ बॉडी इज स्टडीड बाय जॉर्ज गैब्रिएल स्टोक्स इन 1851। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a spherical body of radius r falls in a liquid with velocity v, it experiences an upward retarding force. F is retarding force is equals to 6 constant, pi is a constant, mu is a constant, mu is a friction, coefficient of friction. It is also the symbol of viscosity, r is radius and v is velocity. स्टोक्स लॉ को यहाँ एक पैराशूटर की एग्जांपल के साथ आपको डिफाइन करेंगे। स्टोक्स लॉ फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर होता है। स्टोक्स लॉ ने फ्लूइड फ्रिक्शन को ही डिटेल में इसको ड्रैग मतलब कि विस्कोस ड्रैग है तो उसको अच्छे से समझाया था कि आखिर फ्लूइड फ्रिक्शन है क्या। उसके अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन को डिफाइन किया था। फ्लूइड फ्रिक्शन जैसे कि आप पैराशूटर है, पैराशूटर जब एरोप्लेन में होता है तो पैराशूटर नीचे जंप करता है, वो आपने देखा होगा कि एक पॉइंट होती है जहाँ पे पैराशूटर जो है वो अपना पैराशूट खोलता है, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे ज़मीन पे लैंड करता है। वो किसकी वजह से होता है? टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से। अब इसमें टर्मिनल वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है। कैसे होती है? इस ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से। जब ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स वेट की इक्वल हो जाएं, जैसे पैराशूट नीचे आएगा तो स्पीड के साथ आ रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वेट और अपथ्रस्ट फोर्स, उसकी विस्कस ड्रैग दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। कांस्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? कांस्टेंट फोर्स हो जाएगी। जब जैसे ही कांस्टेंट फोर्स होगी उस दौरान वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, उस दौरान वो पैराशूट खोलेगा और वो आराम से नीचे लैंड हो जाएगा। तो ये थे हमारा स्टोक्स लॉ। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लिमिटिंग फ्रैक्शन। द मैक्सिमम फ्रैक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस when body is just the point of moving is called limiting force of friction। मतलब कि आप किसी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको पीछे बॉक्स की दी थी, दोबारा ये एग्जांपल आपको इसलिए दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इस बॉक्स को, ये बेबी बॉक्स को आप अच्छे से, जब बॉक्स को आप इसको पुश करेंगे, हार्डली आप इसको पुश करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, आपको फील होगा कि ये फोर्स जो है वो बहुत मैक्सिमम लग चुकी हैं। इसके बाद ये बॉक्स जो है वो मोशन में आएगा। जो आपको लिमिटिंग, आपको जो एक मैक्सिमम फोर्स आपको फील होगी, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रैक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, इट इज़ द रेशो बिटवीन लिमिटिंग फ्रैक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, द सिंबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज म्यू। म्यू इज इक्वल्स टू एफ ओवर एन। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू इज इक्वल्स टू एफ ओवर एन। म्यू इज आल्सो इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। थीटा आपको पता है एंगल को शो करता है। एंगल कौन सी होगी यहाँ पे? एंगल ऑफ फ्रैक्शन। मतलब कि लिमिटिंग फ्रैक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान में जब आप इसको फोर्स लगाएंगे तो वहाँ किस एंगल से लगाएंगे, वो एंगल, इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रैक्शन। इसी तरह से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन के दो टाइप्स हैं, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इज इक्वल्स टू एफ एस ओवर एन, और काइनेटिक स्टैटिक फ्रैक्शन, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला है म्यू के इज इक्वल्स टू एफ के ओवर एन। काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस, इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज बोथ आर फोर्सेस। फ्रैक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स दोनों आपस में सेम क्वांटिटीज़ हैं, जब कैंसिल हो जाएंगी इसमें कोई भी क्वांटिटी नहीं बचेगी, इस वजह से ये क्या होगा? डायमेंशनलेस। ना ही इसका यूनिट होगा, ना ही ये इसका डायमेंशन होगा। डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विथ हॉरिजेंटल
such that a body placed on it just begins to slide is called angle of repose. अब एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आप इसको आपको मैं समझाऊंगी। एंगल ऑफ रिपोज मीन्स कि आप जैसे कि आप एक बाउल ले लें, इस बाउल में चावल जो है उसमें भरते जाएं कच्चे चावल, ठीक है, इसमें भरते जाएं तो ग्रेन्स चावल कुछ भी ले लें आप, इसको भरते जाएं तो इसमें आपको एक टॉप की फॉर्म में आपको एक ट्रायंगल शेप में आपको वो एक नज़र आएंगे। क्या है कि वो दाल या फिर चावल के जो दाना है, एक चावल का दाना दूसरे चावल के दाने से बिल्कुल एक कांटेक्ट में होते हैं, जिसकी वजह से वो स्लाइड नहीं होते। जैसे ही एक ऐसी पॉइंट आएगी ये चावल का दाना नीचे स्लाइड होना शुरू होगा, तो वो पॉइंट जो होगी जहाँ पे वो गिरना शुरू होगा इनिशियली, तो उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिपोज। जैसे सपोज करें यहाँ पे चावल के दाने हमने डालते गए, यहाँ पे जो है चावल का दाना आया है, ठीक है, इस पॉइंट पे आके ये चावल का दाना नीचे ही स्लाइड हो गया। तो यहाँ पे जब ये एंगल बनेगी, इस जगह ये एंगल इस डायरेक्शन में बनेगी, इस एंगल पे हम यहाँ पे एंगल बनेगी, इसको हम अल्फ़ा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ रिपोज को। तो इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ फ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या डिफरेंस है, जबकि एंगल ऑफ फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन में ही एंगल बनती है और एंगल ऑफ रिपोज भी फ्रैक्शन में। एंगल ऑफ फ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी के अंदर होती है, जबकि एंगल ऑफ रिपोज जो है वो ग्रेनुलर पार्टिकल्स या ग्रेनुलर जैसे ग्रेन्स वगैरह ऐसी चीज़ें जो पाउडर फॉर्म में हों उनके अंदर होती है। एंगल ऑफ फ्रैक्शन को हम इजीली उसको मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको मेजर नहीं कर सकते, जबकि एंगल ऑफ रिपोज को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं।